हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया नेक्सस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, जो कि बात करता है हमारी कॉमन इंटेंशन के बारे में। सबसे पहले हम बेयर लैंग्वेज इसकी रीड करते हैं। सेक्शन 34 क्या बोलता है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस सेक्शन को तोड़ के देखते हैं। सबसे पहला क्या है इसका एसेंशियल है, अ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन्स, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, दो भी हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा लोग अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन, उन लोग का जो इंटेंशन है, उन लोग की जो मंशा है वो एक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? देयर शुड बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, उन्होंने पहले डिस्कशन कर लिया हो, एग्रीमेंट कर लिया करो किया हो कि चलो हम इस तरह से ये एक्ट करेंगे। और चौथा क्या है वहां पे? प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। अब हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी, सी और डी, ये चार लोग हैं। इन्होंने सोचा कि चलो हम जेड को मारेंगे। अब कैसे मारेंगे? तो ए बी सी डी ने सोचा, मिलके एक साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट में आया सबसे पहले कि ए को मारेंगे। अब ए को मारने के लिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इसे जहर देके मारेंगे। तो एक ने जहर खरीदा, एक ने उसके लिए खाना बनाया, एक देख रहा था कहीं ये खाना कोई और तो ना खा ले, और जहर वहर मिला के उन्होंने जेड को दिया और जेड मर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? जहर तो किसी एक आदमी ने ही डाला होगा खाने में, पर यहाँ पे जो ए बी सी डी यानी जो चारों लोग हैं, ये चारों के चारों बराबर लायबल होंगे सेक्शन 34 के तहत। क्यों लायबल होंगे? क्योंकि पहले तो इन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया। क्या किया इन्होंने? मर्डर किया। दूसरा क्या किया? इनका कॉमन इंटेंशन था। क्या कॉमन इंटेंशन था? कि जेड को हमें मारना है, जहर देके मारना है जेड को हमें। इनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था। इन्होंने पहले आपस में डिस्कशन कर लिया था, एक एग्रीमेंट पे आ गए थे कि इस तरीके से मारेंगे, ये तरीका हम अपनाएंगे। हर एक पर्टिकुलर का एक एक रोल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया सबका क्रिमिनल एक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गई कॉमन इंटेंशन की। फॉर एग्जाम्पल एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं। ए बी और सी ने कहा, आपस में सोचा कि चलो अब हम क्या करेंगे, हम लोग रॉबरी करेंगे, हम लोग रॉबरी करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा? एक आदमी जो सी था वो गेट के बाहर खड़ा था, वो पहरा दे रहा था। ए क्या था? फटाफट सब जगह से पैसे उठा रहा था और एक जगह भर रहा था। और बी जो था वो घर वालों को डराए हुए था। ठीक है, तो ये चलिए रॉबरी डकैती डकैती भी होने लगी, यहाँ पे एक्सटॉर्शन कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? एक तो उसने डरा रहा है लोगों को, बंदूक दिखाया हुआ है कि तुम हिले तो तुम्हें गोली मार देंगे। एक पैसे बटोर रहा है, एक जो है कि सिर्फ बाहर गेट पे खड़ा है। पर जब इन पे चार्जेस लगेंगे तो इनमें लगेगा कि इन चारों लायबल होंगे, ये तीनों के तीनों लायबल होंगे जो भी ये ऑफेंस कर रहे हैं उसके लिए। ओके, तो इट इज कॉल्ड कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34। तो सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा लोग कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं, उनका एक कॉमन इंटेंशन है। उसके बाद उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो चुका है, वो अपना मन बना चुके हैं, एग्रीमेंट पे आ चुके हैं, और सबका प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन द क्रिमिनल एक्ट। तो ये हम हो जाएगा सेक्शन 34 की जो बेयर लैंग्वेज है। उसके बाद हम देखते हैं इस पे लीडिंग केस। तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर में क्या कहा था कोर्ट ने? कि कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर कंसल्टेशन इन बिटवीन ऑल द पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप। तो यार एक प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, इनके पास एक प्लान होना चाहिए कि हम अपना कैसे जो हमने क्रिमिनल एक्ट है उसको हम अंजाम देंगे। इनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, ये लोग पहले डिस्कशन कर चुके होंगे, ये लोग पहले एग्रीमेंट पे आ चुके होंगे, पूरी प्लानिंग कर चुके होंगे, और प्रायर कंसल्टेशन कर चुके होंगे। तो ये बोला गया था महबूब शाह एम्परर में। तो इसमें आप तीन चीज याद रखिए: प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एंड प्रायर कंसल्टेशन। उसके बाद जो अगला लीडिंग केस है वो है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, यानी इसको हम शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस का फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। ये लोग एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं डकैती करने वहां पे। तो यहाँ पे एक बंदा जो था वो बाहर खड़ा रहता है, ठीक है, राइफल लेके। और लोग डकैती वगैरह करते हैं, उसमें एक क्या होता है, एक जो अंदर डकैती कर रहा रहता है उसी किसी से मुठभेड़ हो जाती है तो उसे गोली मार देता है। अब जो बंदा बाहर गेट पे खड़ा था वो डिफेंस लेता है कि यार मैं तो बाहर खड़ा था, मैं तो अंदर था ही नहीं जहाँ पे छिनैती हुई, या जहाँ पे पैसा लूटा गया, या जहाँ पे गोली चली, वहां तो मैं था ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपका वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन था, क्योंकि आप बाहर खड़े होकर गार्ड कर रहे थे, आप एड कर रहे थे, आप उनको हेल्प कर रहे थे वो क्राइम कमिट करने में। ओके, तो आप सेक्शन 34 के तहत आप भी उस एक्ट के लिए, क्रिमिनल एक्ट के लिए बराबर के लायबल होंगे। तो फिर उसको 302 के तहत लायबल करार दिया गया। ओके, ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद अच्छा, उसके बाद अब हुआ कि पहले तो क्या था कि प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एंड प्रायर कंसल्टेशन। उसके बाद दो केस लॉ जैसे आए
जिसमें ये बोला कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप्ड एट ए स्पॉट ऑल्सो। तो कृष्ण गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और हरिओम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने क्या कहा, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कॉमन इंटेंशन may develop suddenly on the spot and such common intention may be inferred from the facts and circumstances of the case and conduct of the accused person। अब इन्होंने कहा कि यार कई बार ऐसा भी होता है कि स्पॉट पे आ गए, दो चार लोग आ गए स्पॉट पे और वही उनका कॉमन इंटेंशन बन गया कि यार हम तो ये क्रिमिनल एक्ट करेंगे। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम पर्टिकुलर केसेस पर्टिकुलर फैक्ट्स, हर केस में हर फैक्ट में ये अलग हो सकता है, तो ये हम उसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो कॉमन इंटेंशन स्पॉट पे भी डेवलप्ड हो सकता है, पर उनका माइंड मिल जाना चाहिए, भले ही वो आंखों आंखों में मिल जाए या कुछ किसी भी तरीके से मिले, पर उनका जो माइंड है, उनका जो मीटिंग ऑफ माइंड है वो हो जाना चाहिए, वो अग्री होने जाने चाहिए कि भले इशारों इशारों में हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस वो अग्री हो जाए कि हमें ये क्रिमिनल एक्ट कमिट करना है। तो ये सिचुएशन हो जाती है कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप्ड एट ए स्पॉट। दो केस लॉज है, याद रखिएगा। उसके बाद जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लीडिंग केस लॉ। इसमें क्या कहा गया, इफ कॉमन इंटेंशन इज प्रूव्ड बट नो ओवर्ट एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल एक्यूज्ड, सेक्शन 34 विल बी अट्रैक्टेड। अगर हो सकता है कि कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गया, मतलब उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया, मोर देन वन पर्सन थे, उसके बाद उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था, प्री अरेस्ट प्लान था, प्रायर कंसल्टेशन था, ये सब कुछ था, पर कोई भी ओवर्ट एक्ट जो था उसने वो नहीं किया। जैसे कि हमने ऊपर वाले केस लॉ में पढ़ा, संगरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस में, वो तो सिर्फ पहरा दे रहा था, बाहर खड़ा था, उसने तो कोई ओवर्ट एक्ट किया ही नहीं था, ना छिनाई की, ना किसी को गोली मारी, ना किसी को डराया धमकाया, पर फिर भी वो लायबल होगा क्योंकि सेक्शन 34 अप्लाई होता है। पर बट इफ पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द क्राइम इज प्रूव्ड एंड कॉमन इंटेंशन इज एब्सेंट, सेक्शन 34 कैन नॉट बी इन्वोक्ड। पर अगर दूसरे सिचुएशन में अगर ये प्रूव हो जाता है कि पार्टिसिपेशन तो था एक्यूज्ड का क्राइम में, पर उसका कॉमन इंटेंशन नहीं था। कॉमन इंटेंशन क्यों नहीं था, ना तो उनसे कभी मिला था, ना तो उनका उसका प्रायर प्री अरेस्ट प्लान था, ना तो कभी उनसे डिस्कशन किया था, ना तो कभी किसी एग्रीमेंट में आया था वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करना है, तो वो तो ऑफेंस कर दिया, पर वो सेक्शन 34 के तहत नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल जो उसने ऑफेंस किया उसके तहत लायबल आ जाएगा, पर सेक्शन 34 के तहत वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 34 का जो चार्ज है वो उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, ए बी सी जाते हैं एक बैंक को लूटने, और वो बैंक वगैरह लूट के वहां से निकल रहे रहते हैं, तब तक क्या जो डी रहता है ना, उसको देखता है, अरे यार इतना पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्यों ना कुछ हम भी अपना पेट भर ले। वो भी अपना बैग उठाता है, फटाफट पैसे भरता है, और उसी लूटपाट के आड़ में वो भी वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लूटपाट तो उसने ही मचाई और ए बी सी ने भी मचाई, पर उसका कोई प्रायर कंसल्टेशन या प्री अरेस्ट प्लान, प्रायर मीटिंग नहीं था उन तीनों से, वो अपना अलग इंडिविजुअल ऑफेंस किया, तो उसके लिए लायबल हो जाएगा। ठीक, वो ए बी सी अपना जो किए वो लोग के ऊपर कॉमन इंटेंशन लेगा, और वो लोग जो जो ऑफेंस करेंगे तो एक ऑफेंस के लिए तीनों लायबल होंगे। तो ये हमारा हो गया जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब पढ़िए आप, डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन नेसेसरली इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान और प्रायर कंसल्ट और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, दस देयर इज अ शेयरिंग ऑफ द पर्पस। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक इलिस्ट्रेशन देता हूं सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी ये तीनों आपस में रिलेटिव रहते हैं, भाई रहते हैं, समझ लीजिए ए बी और सी भाई रहते हैं आपस में, और इनकी एक जमीन रहती है। अब उस जमीन पे क्या करते हैं, डी और ई आ जाते हैं, जबरदस्ती कब्जा करने लगते हैं, और जैसे ही डी और ई कब्जा करने लगते हैं, सी पहुंच जाता है, सी देख लेता है कहीं से। अब सी क्या करता है, सी रोकेगा, उसकी जमीन है, सिंपल सी बात है। अब सी जब रोकता है तो वहां पे डी और ई मिल के लगते हैं उसको मारने। अब जब मारेंगे तो सी चिल्लाएगा बचाने के लिए, सी चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो जो ए और बी वो दौड़ के, भाई उसका भाई है उसको मार रहे हैं तो पहुंचेंगे, ए और बी दौड़ के वहां पे पहुंचते हैं, तो दोनों के पास गन रहती है। ए अपनी बंदूक निकालता है, गोली मारता है सीधा, डी मर जाता है। सबसे पहले डी मरा, उसके बाद जो बी था वो भी अपनी गोली निकालता है, वो मारता है ई को गोली लगती है, पर ई बच जाता है, मरता नहीं है। ठीक है, तो पहले तो डी मर गया और ई बच गया, दोनों ने गोली चलाई। अब यहाँ पे इन पे चार्ज क्या लगा भाई, बी पे लगा कि चलो अटेम्प्ट टू मर्डर का, और इन्हें तो मर्डर कर ही दिया। अब ये दोनों अरेस्ट हो गए। अब इन पे क्या लगा कि चार्ज लगा सेक्शन 34, सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34, यानी इन्होंने किया मर्डर, यानी इन दोनों ने किया मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर रेड विथ सेक्शन 34। बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि क्या इनका कॉमन इंटेंशन था, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो था वो फेल कर गया ये प्रूफ करने में कि इनका कोई प्रायर एग्रीमेंट था, या इनका कोई प्री अरेंज्ड प्लान था, या इनका कोई प्रायर कंसल्टेशन था, ऐसा कुछ भी यहाँ पे प्रूव नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ दौड़ के एक जगह पे पहुंचने पे, स्पॉट पे, और दोनों ने गोली चलाई, इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि
इन दोनों का कोई कॉमन इंटेंशन था। इनका सिमिलर इंटेंशन हो सकता है पर यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे जो ए और बी दोनों सेपरेटली लायबल होते हैं अपने अपने ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो ये आप अंतर समझिए साफ साफ कॉमन इंटेंशन का और सिमिलर इंटेंशन का। एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज ए और बी है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, ये दोनों मारने लगते हैं सी को। ठीक है, दमादम धनादन सी को मारते हैं। अब यहाँ पे क्या था, दोनों का जो इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, इनका इंटेंशन क्या था, सी को मारना, पर ये इनका सिमिलर इंटेंशन था, ये एक जैसा सोच रहे थे, पर इनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने डिस्कस तो किया नहीं था कि सी को चलो ऐसे मारते हैं, हम दोनों सी को मिल के मारेंगे, हम दोनों सी को इस तरीके से मारेंगे, हम दोनों सी को जहर देके मारेंगे, गोली से मारेंगे, इस समय इस वक्त मारेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने कोई किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डिस्कशन, कोई भी बात नहीं की थी पहले से। बस दोनों की दुश्मनी थी, दोनों कहीं से पहुंच गए, एक साथ लगे मारने। तो ये इनका सिमिलर इंटेंशन था, कॉमन इंटेंशन नहीं था। ओके, ये कुछ इलिस्ट्रेशन है, इसमें आप नोट्स में आप पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। ओके, नाउ अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे लिखा होता है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। यहाँ पे वर्ड का यूज होता है इन फर्दरेंस। ठीक है, इन फर्दरेंस को आप अंडरलाइन करिए, अपने बैलेट में मार्क करिए। इन फर्दरेंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखिए, ए और बी अग्री करते हैं कि चलो अब हम सी को मारेंगे, और सी के घर पहुंचते हैं सी को मारने। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, बी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और ए की सी को मार दिया। बी देख वेख रहा होता है कहीं भाई कोई आ तो नहीं रहा है कहीं से, और ए ने सी को गोली मार दी। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सपोज करिए अगर वहां से भागते समय ए और बी वहां से भागते समय बीच में जेड आ जाता है। जेड कौन? सपोज करिए गार्ड है वहां का। अब जेड को मार देता है ए, तो यहाँ पे बी भी लायबल होगा। ठीक है, ए ने जेड को मारा, उनका इंटेंशन तो था खाली कि सी को मारना है, पर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, अपने उनका जो कॉमन इंटेंशन था उसको पूरा करते समय उन्होंने किसको मार दिया, गार्ड को मार दिया, जेड को मार दिया, तो यहाँ पे दोनों लायबल होंगे। एक और एग्जांपल समझिए, कोई जो गार्ड था उन्होंने पहले ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, मतलब सी को मारने से पहले ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया दोनों को, तो यहाँ पे बी ने अपनी बंदूक निकाली और मार दिया गार्ड को। यहाँ पे तो अभी सी को इन्होंने मारा भी नहीं था, पर उससे पहले ही गार्ड ने उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया और पहले गार्ड को मार दिया यहाँ पे, तो वो लोग गार्ड के लिए भी लायबल होंगे और सी के लिए तो लायबल होंगे ही होंगे अगर उसको मार देते हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट उन्होंने किया वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का था, मतलब जो उनका समान आशय था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोई दूसरा एक्ट किया, कोई दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस किया, तो भी वो उसी की तरह लायबल होंगे। एक और केस देखिए, इसी में ए को लगा कि जो सी, ए और बी दोनों जाते हैं सी के घर। अब बी तो देख रहा होता है कोई आ तो नहीं रहा है। अब ए को यहाँ पे लगता है कि सी है, पर वो सी नहीं रहता है, सी का छोटा भाई डी रहता है, उसने डी को गोली मार दी गलती से, ठीक है, मिस्टेक से। तो यहाँ पे भी ए और बी दोनों लायबल होंगे, क्योंकि वो क्या था वहां पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उन्होंने अपने कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए कोई भी एक्ट, मतलब सिंपल से इतना समझ जाइए, जो कॉमन इंटेंशन रहता है उसको फुलफिल करने के लिए, इन फर्दरेंस उसको पूरा करने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो दोनों उसी तरीके से लायबल होंगे। यही खूबसूरती है इस सेक्शन की। ठीक है, इसी के लिए सेक्शन बना है, सेक्शन 34। ठीक है, तो मतलब ऑल द एक्ट्स डन बाय ए एंड बी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ऑफेंस इज सेड टू बी डन बाय इन फर्दरेंस। ओके, ऑल द एक्ट व्हिच इज डन बाय ए एंड बी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ऑफेंस इज सेड टू बी डन इन फर्दरेंस। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे सेक्शन 149 की। मतलब इसमें आपको मेन समझना है सेक्शन 149 और सेक्शन 34 का डिफरेंस। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर पूरा देखे तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब सेक्शन 149 क्या बोलता है, if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly। okay, अगर कोई भी मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, वो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, या फिर उस मेंबर को पता है कि असेंबली किसी भी तरह का कुछ ऐसा एक्ट करने वाली है जो कि अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए एक्ट करेगी, और उस एक्ट को करते समय वो वहां पे प्रेजेंट है, मतलब उस असेंबली का मेंबर है, तो वो भी उसी के तहत उस जैसे सब लायबल होंगे, वो भी उस एक्ट के लिए उतना ही लायबल होगा। ओके, सिंपल है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एवरी पर्सन हु, यहाँ पे ध्यान देखिए, मतलब इतना समझ लीजिए बेसिक कि अनलॉफुल असेंबली एक होती है, मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा इस पे। अगर अनलॉफुल असेंबली कोई भी काम करती है तो हर एक मेंबर उस अनलॉफुल असेंबली का
उसी के दम ऐसे लायबल होगा जैसे उसने खुद इंडिविजुअली वो ऑफेंस कमिट किया है। ठीक, तो कोई भी अनलॉफुल असेंबली अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के फुलफिलमेंट के लिए कोई भी ऑफेंस करती है तो हर मेंबर उस अनलॉफुल असेंबली का उसी तरीके से लायबल होगा जैसे कि ऑफेंस उसने खुद किया है। ओके, अब डिफरेंस क्या है सेक्शन 34 और 149 में? यार ऐसे सुनने में तो आपको लगेगा कि यार चलो दोनों तो एक ही बात कर रहे हैं और उसमें भी सब लायबल होते हैं, इसमें भी सब लायबल होते हैं। तो एक एक करके हम डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? वो बात हो रही है कॉमन ऑब्जेक्ट की। और सेक्शन 34 क्या बात कर रहा है? कॉमन इंटेंशन की। यार आप हमेशा एक बात याद रखिए, इंटेंशन इज अ वे टू अचीव ऑब्जेक्ट। इंटेंशन इज अ वे टू अचीव ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, ए है और बी है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों भाई हैं, ओके, और बी का एक दोस्त है सी। अब यहाँ पे ए को चाहिए बी से प्रॉपर्टी, बी मर जाएगा तो ए को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और सी को लेना है बी से बदला। ठीक, अब दो ए और बी दोनों ने क्या इंटेंशन बनाया कि हम मारेंगे जाके अब बी को, पटक पटक के मारेंगे, ईटे से कूच के मारेंगे। ये इनका हो गया कॉमन इंटेंशन, इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, प्लानिंग की, मारेंगे। पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ए का ऑब्जेक्ट क्या है? बी की प्रॉपर्टी लेना, और सी का ऑब्जेक्ट क्या है? बी से बदला लेना। ऑब्जेक्ट कितना अलग है यहाँ पे? तो इंटेंशन इज अ वे टू अचीव ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखिए। सबसे पहला तो डिफरेंस हो गया, ये बात करता है ऑब्जेक्ट की और वो बात करता है इंटेंशन की। अब और डिफरेंसेस देखते हैं। सेक्शन 34 is a rule of evidence and enunciate the principle of liability but does not create an offense. सेक्शन 34 कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 34 एक रूल ऑफ एविडेंस है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब सेक्शन 34 सिर्फ सेक्शन 34 के लिए कोई लायबल नहीं हो जाएगा कि इस पे सेक्शन 34 लगा लो, ये लायबल कर दो इसको, नहीं। सेक्शन 34 रेड विथ अनदर सेक्शंस होता है। अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसके साथ सेक्शन 34 पढ़ा जाएगा कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं। पर सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक सब्सटैंटिव ऑफेंस। ठीक है, और जैसे कि पढ़ेंगे आप, 10 बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज बाय इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सेक्शन 34 और 149 में। दूसरा क्या है? सेक्शन 34 में तो नंबर ऑफ पर्सन वो इमटेरियल है, और सेक्शन 149 में आप जब पढ़ेंगे पूरा अच्छे से अनलॉफुल असेंबली वगैरह, तो आप पढ़ेंगे कि 5 और मोर पर्सन शुड हैव एंटरटेन कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। उसके बाद द प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है सेक्शन 34 का? कॉमन इंटेंशन। और सेक्शन 149 का क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट। मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में। देखिए ये आप रीड कर लीजिए, सॉरी। Common object is different from common intention in that it does not require prior consult and common meeting of mind. An unlawful common object may develop at the spot after the assembly gathers. अब common object के लिए जरूरी नहीं है कि यार आपका prior consult हो, pre arranged plan हो, prior meeting of mind हो, नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट अचीव करना है, हो सकता है जो लॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उन सबका इंटेंशन अलग अलग हो, पर उनका ऑब्जेक्ट एक है। उनका ऑब्जेक्ट है चलो यार ये जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसको उखाड़ के फेंक देंगे आज, हम ये थाना जला देंगे आज। तो वहां पे सबका इंटेंशन अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है उनका? ऑब्जेक्ट इनका एक है कि सबका ऑब्जेक्ट एक है यहाँ पे, कि थाना हमको आज जो पुलिस चौकी लगी इसको उखाड़ के फेंकना है, इसको ध्वस्त करना है। कोई बैट से मारेगा पुलिस वालों को, कोई गोली से मारेगा, कोई आग लगा देगा। यहाँ पे क्या इंटेंशन सबका अलग अलग है, कोई प्रायर मीटिंग नहीं है, कोई प्रायर प्लान नहीं है, पर ऑब्जेक्ट सबका एक है। तो ये डिफरेंस हुआ। तो कॉमन ऑब्जेक्ट इज वाइडर इन स्कोप एंड एम्पलीट्यूड देन कॉमन इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट एक बड़ा स्कोप है, मतलब इंटेंशन इज अ वे टू ऑब्जेक्ट अचीव ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली माइट बी कॉमन बट द इंटेंशन ऑफ द सेवरल मेंबर्स माइट डिफर। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली मस्ट बी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 141। ओके, तो यार आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 141 तो उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, अगर वो चीजें फुलफिल होती हैं तभी माना जाएगा कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल होगा। पर कॉमन इंटेंशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑफेंस करते हैं, कोई भी ओवर एक्ट करते हैं कि एक से ज्यादा लोग, तो उस पर कॉमन इंटेंशन लग सकता है, यानी वो सभी लायबल होंगे उस एक्ट के लिए अगर उनमें से कोई एक भी करता है, उन सबका कॉमन इंटेंशन था। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 34। अच्छा आपको क्या पढ़ना है? आपको सेक्शन 35, 36, 37, 38 पढ़ना है, बेयर एक्ट से रीडिंग करनी है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन का वो भी पार्ट है, आपको अच्छे से उसको पढ़ना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे। वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। टिल देन, जय हिंद, गुड बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।